नमस्कार दोस्तों, ये नहीं पूछूंगा कि कैसे हैं आप सभी लोग, क्योंकि मुझे मालूम है 26 तारीख को मीटिंग होनी थी। मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाया था कि मीटिंग होने वाली है, आपको इन्फॉर्मेशन दिया था और ये भी बताया था कि मीटिंग में क्या आउटकम होगा, मैं वो भी बताऊंगा। तो मीटिंग का जो है एजेंडा जो था वो सारी चीज़ें यहाँ पे इस बार एटलीस्ट सर्कुलर में आ चुका है। यहाँ पे ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन का जो है एक सर्कुलर आया हुआ है और उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ऊपर तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी, कौन अटेंड किया क्या क्या, मैं उन सब चीज़ों बकवास में नहीं जाऊँगा कि यहाँ पे क्या इन्होंने किसने अटेंड किया क्या किया। मेन हमारा जो मुद्दा है कि इसमें हमें क्या मिल रहा है, तो ये देखते हैं कि यहाँ पे क्या डिस्कशन हुआ, क्या मिलना जुलना हमको क्या हो रहा है, क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे सीधे जो है चौथे पॉइंट की बात करूँगा, जो कि एक बहुत ही शॉकिंग पॉइंट है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जो बैंक्स में चल रहा है वो अब यहाँ आईबीए और यूनियन एसोसिएशन के बीच भी चलने लगा है। तो यहाँ पे जो आईबीए के जो चेयरमैन थे, जो मीटिंग चेयर कर रहे थे, यहाँ पे उन्होंने बोला है कि बहुत प्रेशर है कासा को मोबिलाइज करने का। तो दोस्तों तो हमें पता ही है, ब्रांच में चल ही रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो यहाँ पे ये अब आईबीए को भी प्रेशर हो गया है यहाँ पे कि कासा मोबिलाइज करना है। तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब कि अब यूनियन एसोसिएशन से आईबीए भी बोल रहा है कि कासा का प्रेशर है। और जैसा ताई जी आई थी, निर्मला सीतारमण जी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने भी यही चीज़ बोली है। तो बहुत प्रेशर है और ये मैच नहीं हो पा रहा है इंडस्ट्री से, और जब तक कासा हमारे पास नहीं आएगा तो हम लैंडिंग नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये बाईपार्टाइट मीटिंग चल रहा है या फिर ये ब्रांच मैनेजर का रिव्यू चल रहा है यहाँ पे कि आपने कितना कासा मोबिलाइज़ किया। बहुत प्रेशर है ऊपर से, आपको कासा मोबिलाइज़ करना होगा, आपको टारगेट पूरा करना होगा, टारगेट से भी 4 गुना पूरा करना होगा। तो यहाँ क्या चल रहा है इस मीटिंग में, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। चौथे पॉइंट में देखते ही कि यहाँ पे कासा का मोबिलाइजेशन की प्रेशर की बात हो रही है। और दोस्तों यहाँ पे जो आईडीबीआई के एमडी है और सीईओ हैं, वो अलग ही मुद्दा लेके आ गए हैं कि साइबर सिक्योरिटी इन द बैंक्स। दोस्तों यहाँ पे एम्प्लॉयज़ और जो हमारे लोग हैं उनके बेनिफिट्स की बात हो रही है कि क्या बचे हुए मुद्दे हैं, क्या मिलना है, 5 डेज देना है, पीएलआई है और फिटमेंट है, ये सब चीज़ें छोड़ के यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी चलने लगा है यहाँ पे। तो अभी ये पूरा मुझे लगता है कि जो मीटिंग है वो मुद्दे से भटक गई है और ये अब यहाँ पे लगता है कि नया इसमें बाईपार्टाइट में जोड़ दिया जाएगा कि कासा मोबिलाइजेशन आपको करना है, ये आपको फ्री में दिया जा रहा है और साइबर सिक्योरिटी भी देखना है। तो ये सब चीज़ें इस मीटिंग में मुद्दे की क्या मतलब था, कुछ समझ में नहीं आया मुझे। और यहाँ पे जो आईबीए के सीनियर एचआर थे, उन्होंने एक मिनट्स प्रिपेयर किया था पीएलआई पे और इंश्योरेंस बैक्ड हॉस्पिटलाइजेशन पे। तो उन्होंने बताया कि यूनियंस को और फ्लेक्सिबिलिटी देंगे कि यहाँ पे जो पीएलआई मिलता है 8 में से 5, वो कोई भी पैरामीटर्स फिक्स कर सकते हैं और यहाँ पे बैंकों में जो एम्प्लॉयज़ को पीएलआई दे सकते हैं। अभी तो बहुत सारे बैंकों ने पीएलआई दिया है, नहीं पता नहीं कौन सा कैलकुलेशन चल रहा है। कुछ बैंकों ने तो तुरंत दे दिया, कुछ बैंकों ने अभी तक नहीं दिया। अगर आपके बैंक में पीएलआई दोस्तों नहीं मिला तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। और अगर आपके बैंक में पीएलआई मिल गया है तो कितने दिन का मिला है और कितना आपको मिला है वो भी बता दीजिए, ताकि जिनको नहीं मिला है, हम जैसे लोगों को, तो पता चले कि क्या मिल सकता है। अब यहाँ पे इन्होंने एक पता नहीं क्या लाइन में लिख दिया है, वो पल्ले नहीं पड़े। पता नहीं क्यों इस तरह की इतनी कठिन इंग्लिश यूज़ करते हैं कि आधी चीज़ समझ में नहीं आए। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि ए हिंट वॉज ड्रॉप्ड, एक हिंट को ड्रॉप कर दिया उन्हें वहाँ पे। और उसके बाद इंस्टेड ऑफ इंसेंटिवाइजेशन फॉर काउंटर प्रोडक्टिव। अब इसका मतलब क्या है, वहाँ पे क्या हिंट इन्होंने ड्रॉप किया कि इंसेंटिव जो दे रहे थे उसकी जगह वो ये दे सकते हैं, पर ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। और क्या काउंटर प्रोडक्टिव होगा, तो ये अब तो जब अगर कुछ इसमें मिलना होगा तभी पता चलेगा, नहीं तो कुछ भी पता नहीं चलना है इसमें। और यहाँ पे फर्दर आईबीए ने कुछ जो आउटसोर्सिंग कर रही हैं बैंक, टेम्प्रोरी लोगों को रख रही हैं, उस पर जो कोर्ट ने कुछ डायरेक्शन दिए हैं उसके बारे में आईबीए को बताया। तो यहाँ तक तो दोस्तों जो 5 पॉइंट है इससे कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं, कुछ फ़ायदा नहीं होना है यहाँ पे कि आपको क्या मिलना है, कुछ नहीं मिलना है। तो इसका पहले पेज का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो भाई दूसरे पेज पे इन्होंने जो छठा पॉइंट में रेसिडुअल इशू लिखा है, यहाँ पे ढेर सारी चीज़ें हैं, लेकिन देखते हैं यहाँ पे कुछ मिला है कि नहीं। और 5 डेज बैंकिंग खोजने की कोशिश करते हैं इसमें। भाई पहले ही पॉइंट पे 5 डेज बैंकिंग लिख दिया है कि आप पढ़ लीजिए और पढ़ के पहले ही समझ जाइए कि नहीं मिलना है आपको। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि आईबीए ने जो है गवर्नमेंट से टेकअप किया है और वो रेस्ट कर रहा है गवर्नमेंट के साथ। तो भाई इसको कब तक सुला के रखोगे, आराम दोगे? 5 डेज बैंकिंग, इसको काम पे लगाओ और हम लोग को भी दो, ताकि हम लोग काम से बच सके। जब 5 डेज बैंकिंग काम करेगा तो हम कम से कम आराम कर सकेंगे। तो रेस्टिंग विथ गवर्नमेंट की जगह रेस्टिंग विथ इसको एम्प्लॉयज़ कर देना चाहिए, ताकि वो हमारे पास आ जाए और हमको थोड़ा सा आराम मिल जाए।
लीप बैंक पे जो बात हुई थी उसमें आईबीए ने कुछ नोट शेयर किया है, लेकिन वहाँ पे डाल दिया कि टैक्स एंगल देखना है, तो इन्होंने यहाँ भी इसको टरका दिया कि अब टैक्स एंगल देखे, यूनियन एसोसिएशन काम करे। तो भाई आईबीए क्या करेगा वो समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद इंश्योरेंस बैक्ड हॉस्पिटलाइजेशन, तो इन्होंने आरएफपी हैज़ बीन फ्लोटेड लिख दिया है, वो तैरता रहेगा। उसके बाद आईबीए जो है बाद में बताएगी कि वो किनारे पहुंचा कि नहीं पहुंचा और ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसके बाद कन्वेंस अलाउंस फॉर फिजिकली चैलेंज स्टाफ, ये तो थोड़ा अच्छा हुआ है कि इसका सर्कुलर रिलीज हो गया और 400 रुपये से 600 रुपये कर दिए गए हैं। तो ये कुछ अच्छी बात हो गई हमारी फिजिकली चैलेंज भाइयों बहनों के लिए कि जो यहाँ पे इनको 400 रुपये मिलते थे, अभी 600 रुपये मिलेंगे, पर ये भी कम है। मुझे लगता है कम से कम 1000 रुपये मिलने चाहिए। इसके बाद जो एनपीएस और 4% का जो कंट्रीब्यूशन था, इसमें इनकम टैक्स का एग्जाम्पशन में लिखा हो कि गवर्नमेंट ने बजट में इसका ऑलरेडी टेक केयर कर लिया है। तो अभी क्या प्रोसीजर है, थोड़ा आने पे समझ में आएगा कि किस तरह से कितना क्या बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ इनकम टैक्स एग्जाम्पशन की बात हुई है, तो शायद कुछ हमारे लिए फ़ायदा हो सकता है यहाँ पे। इसके बाद का जो पॉइंट है दोस्तों, इम्प्लीमेंटेशन अपडेशन ऑफ पेंशन एंड एस ग्रेशिया, जो प्राइवेट बैंक्स के रिटायरी हैं उनके लिए यहाँ पे बात किया गया है। यहाँ पे इनके लिए भी प्राइवेट बैंक्स के एम्प्लॉय के लिए बात किया जा रहा है, थोड़ी अच्छी बात है, लेकिन मिलना चाहिए अगर यहाँ पे है, क्योंकि 1993 में जो है प्राइवेट बैंक्स भी पार्टी थी, इसलिए यहाँ पे यूनियन एसोसिएशन उनके लिए भी बात कर रही है। इसके बाद डिसिप्लिन एंड अपील रेगुलेशन की बात हुई, जहाँ पे हमारे यूनियन एसोसिएशन ने बोला है कि इसको एक बार फिर से फ्रेश सबमिट किया जाएगा, जिस पे आईबीए तैयार हो गई। इस पे थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस देना चाहिए कि अपील और जो रेगुलेशन हमारी हैं थोड़ा यहाँ पे रिलैक्सेशन और थोड़ा सा एम्प्लॉयज़ के बेहतर के लिए होना चाहिए। और एक यहाँ पे जो सबसे बड़ा मुद्दा है, यहाँ पे 5 डेज बैंकिंग में कंपनसेटेड ग्राउंड पे जो रिक्रूटमेंट होता है, इस पे बहुत अच्छी बात की यूनियन और एसोसिएशन ने कि इसको डीलिंग किया चाहिए रिक्रूटमेंट स्पेसिफिक नीड के, क्योंकि यहाँ पे रिक्रूटमेंट या बैंक के रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं, उस एम्प्लॉय के फैमिली के रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे कंपनसेटेड ग्राउंड पे जो है नियुक्ति देना चाहिए यहाँ पे, या नौकरी देनी चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी का अगर किसी घर का कोई चला जाता है बैंक में अगर काम कर रहा है, तो वहाँ पे उसकी फैमिली को इमीडिएट नीड होगी, ये नहीं कि वो वेट करेगा कि बैंक को कब वैकेंसी चाहिए। तो यहाँ पे जो स्केल 5 के जो ऑफिसर्स रिटायर हुए हैं 1 नवंबर 2017 से 31 अक्टूबर 2020 के बीच में, उनको फर्स्ट स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट दिया जाए पेंशन पर्पस के लिए, लेकिन यहाँ पे आईबीए ने साफ मना कर दिया, इसके लिए फंड ही नहीं है। तो यहाँ पे जब भी कुछ पैसे देने की या कुछ फ़ायदा देने की बात होती है, तो आईबीए के पास फंड नहीं होता है, या तो फिर वो कैलकुलेशन करती है तो वो गवर्नमेंट के पास जाती है कि हम पूछ के बताएंगे। यहाँ पे एलएफसी मोनेटाइजेशन की बात भी की है हमारी यूनियन एसोसिएशन ने आईबीए से, लेकिन आईबीए ने बोला है कि ड्यू कोर्स में बात की जाएगी। भाई अभी कितना बात करोगे, इतने साल हो जा रहे हैं, कितनी मीटिंग्स हो जा रही हैं, अभी कब तक बात करोगे और कहाँ कहाँ तक बात करोगे और कितनी मीटिंग करनी है, समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सब मुद्दे जल्दी ख़त्म होने चाहिए। ये सब छोटी छोटी चीज़ों के लिए अभी फर्दर ड्यू कोर्स में बातें होंगी, तो ये चलता ही रहेगा, अगला सेटलमेंट भी आ जाएगा। तो ये लास्ट का जो पॉइंट है कि स्टाफ वेलफेयर एलोकेशन, यहाँ पे एक अच्छा मुद्दा उठाया हमारे एसोसिएशन यूनियन ने कि इसको नेट प्रॉफिट की जगह इसको जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे लिंक करना चाहिए, ना कि नेट प्रॉफिट पे, जो कि गवर्नमेंट ने किया हुआ है। तो यहाँ पे जो है कि अगर इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे लिंक करती है तो ज़्यादा लोगों को बेनिफिट और ज़्यादा बेनिफिट एम्प्लॉयज़ को मिल सकता है, क्योंकि नेट प्रॉफिट हो सकता है कि आपके बैंक का कम हो या लॉस में हो, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़्यादा रहता है हमेशा नेट प्रॉफिट से। तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है हमारे लिए। तो दोस्तों मिला जुला के आपको पढ़ना होगा तो आप सर्कुलर ये पढ़ सकते हैं, हालांकि मैंने जो बताया उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप कितनी बार भी पढ़ लेंगे। डिक्शनरी खोल लीजिए और इनके वर्ड्स भी सर्च कर लीजिए, जो मैंने आपको ब्रीफ दिया है उतना ही यहाँ पे आपको मिलेगा। तो दोस्तों आपको कैसा लगा कि जो ये मीटिंग हुई है और यहाँ पे जो आउटकम आया है, मेरे हिसाब से तो यहाँ पे तो कुछ मिला नहीं है। आप कमेंट करके बताइए अगर मुझसे कुछ छूट गया है, कुछ यहाँ पे मिला है, या फिर कोई बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। मेन मुद्दा तो 5 डेज वीक बैंकिंग था, वो भी अभी तक नहीं हुआ, वो गवर्नमेंट के साथ ही रेस्ट कर रहा है। और आईबीए कब जाएगा गवर्नमेंट के पास, कब उठाएगा और कब एम्प्लॉयज़ के साथ रेस्ट करेगा, वो देखते हैं, शायद अगले वीडियो में आ जाए। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर आप इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए।